हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स वीडियो के अंदर स्वागत है दोस्तों। आज है दोस्तों 18 नवंबर और 18 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आज अपन इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कल 16 नवंबर को लेखा परीक्षण, भारत के अंदर पहली बार लेखा परीक्षण दिवस मनाया गया था। इसलिए दोस्तों अपने को सीएजी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति होती है, इनके कार्य क्या हैं, इनके अधिकार कौन कौन से हैं, इसके अलावा किनको ये रिपोर्ट वगैरह सौंपते हैं, ये अपन डिटेल से सीएजी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी स्लाइड के अंदर दोस्तों विश्व बैंक का स्टार प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन। तीसरी स्लाइड के अंदर दोस्तों इसी से जुड़े हुए जो विश्व बैंक का स्टार प्रोजेक्ट है उन परियोजनाओं का असेसमेंट के तौर पे ये एक राष्ट्रीय आंकलन के अंदर है। ये जो स्टार प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी असेसमेंट का काम करता है, तो परख के बारे में अपन उनके साथ में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो UNWTO है, एक पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन है, UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, उसके द्वारा भारत के तेलंगाना के एक गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया था। तो अपन उस गांव के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो संस्था है जिसने ये पुरस्कार दिया है उसके बारे में भी अपन दोस्तों देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि कोविड के बाद अभी 2 सालों से करतारपुरा साहिब कॉरिडोर है उसको वापस रीओपन किया गया है। लेकिन ये दोस्तों पुरानी न्यूज हो गई है। लेकिन अपन गुरु नानक देव जी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों वनियार समुदाय, ये तमिलनाडु का समुदाय है दोस्तों, एक बैकवर्ड कम्युनिटी है। लेकिन हाल ही के अंदर जो जय भीम मूवी आई है उसको लेके इस कम्युनिटी ने ऐतराज़ जताया है और जो प्रोडक्शन हाउस है उस पर कम्युनिटी की जो इमेज वगैरह है वो ख़राब करने का आरोप लगाया है, ठीक है दोस्तों। तो वनियार समुदाय के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। इसके जो लास्ट स्लाइड है दोस्तों अपन CBI की स्वायत्तता के बारे में, उसकी ऑटोनॉमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाल ही के अंदर सुर्खियों के अंदर इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा CBI की स्वायत्तता को लेके हलनामा पेश किया गया था। तो चलिए दोस्तों अपन स्टेप बाय स्टेप स्लाइड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। सुर्खियों के अंदर क्यों है मैंने पहले बता दिया कि 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया गया है दोस्तों। पहली बार देश के अंदर 16 नवंबर को, याद रखना दोस्तों 16 नवंबर ऑडिट दिवस, ठीक है दोस्तों। ये क्यों मनाया गया? ये इस जो पद है, स्वतंत्र पद है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत सर्जित किया गया है। उनके द्वारा देश के लिए जो भी योगदान दिया गया इस पद के द्वारा जब से स्थापित वगैरह है उसको रेखांकित करने के लिए ऑडिट दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपन अब CAG के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। CAG भारत के संविधान का जो भाग 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद के तौर पर स्थापित किया गया है। कौन से भाग के अंतर्गत? भाग 5 के अंदर। आर्टिकल आपको बता देता हूँ दोस्तों। CAG का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में भाग 5 के अंदर किया गया है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद सर्जित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब अगली न्यूज ये है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये भारत का जो लेखा परीक्षण और जो लेखा विभाग होता है उसका हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं। कौन से विभाग का दोस्तों? भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों CAG के बारे में, इनका जो मुख्य काम होता है दोस्तों, जो देश का लोक वित्त होता है, जो पब्लिक फाइनेंस होता है, संपूर्ण देश की जो वित्तीय व्यवस्था होती है, ठीक है, उनका एक कंट्रोलर के तौर पे काम करते हैं, उनका ऑडिट करते हैं। जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनका जो पब्लिक वित्त का जो प्रयोग करते हैं जनता के लिए, जो भी है सार्वजनिक तौर पे पब्लिक वित्त क्या होगा, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो भी सरकारी निगम वगैरह है उनके द्वारा जो भी पब्लिक वित्त का प्रयोग करते हैं, तो उनका ऑडिट करना है कि भाई ढंग से प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका कहाँ कहाँ क्या है कि वित्त का उपयोग हुआ। तो उसका इस तरह के कि ये लोक वित्त होता है उसका संरक्षक के तौर पे काम करते हैं। इनका कर्तव्य ये रहता है कि भारत का जो संविधान है और जो संसद की विधियों के तहत उनको जो भी शक्तियाँ मिली है, जो भी उनको काम मिला है, भारतीय संविधान के तहत जो काम मिला है, एक संरक्षक होने के नाते ये बखूबी भूमिका निभाते हैं। और जो देश का जो वित्तीय प्रशासन है
उसको बनाए रखने का काम करते हैं। अब दोस्तों सीएजी का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले होता है तब क्या है तब तक रहता है। तो अब याद रखना दोस्तों, सीएजी का कार्यकाल कितना है? 6 साल। 6 साल सीएजी का कार्यकाल होता है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों कि भारत के संविधान के अंदर सीएजी के बारे में प्रावधान किए गए, साथ साथ में संसद के द्वारा जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनके कर्तव्य, उनके शक्तियाँ वगैरह, जो भी पावर वगैरह है और पद से जुड़ी जो भी शर्तें वगैरह हैं, नियम हो गया, जो भी है सारा का सारा एक एक्ट के अंदर विस्तारपूर्वक रूप दिया गया था। तो ये एक्ट याद रखना दोस्तों, 1971 के अंदर नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा। तो आप सीएजी के बारे में ये एक्ट याद रखना दोस्तों। अगली स्लाइड में दोस्तों अपन सीएजी के जो प्रमुख कार्य हैं वो बता देता हूँ दोस्तों। सीएजी जो मेन कार्य रहता है दोस्तों सीएजी का, वो जो भारत की सिंचित निधि है और जो प्रत्येक राज्य की सिंचित निधि है और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा विद्यमान है उसकी सिंचित निधि की लेखा परीक्षा का काम करता है। सबसे मेन काम ये रहता है कि जो केंद्र सरकार रहती है, राज्य सरकार रहती है और संघ शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी है, उनकी विधानसभा वाले यूटीज होते हैं, उनकी सिंचित निधि है, उसकी व्यय संबंधित लेखाओं का, उस सिंचित निधि के माध्यम से कितना खर्च किया गया, उनकी लेखाओं की जो रिपोर्ट है वो सीएजी का मेन काम है दोस्तों। दूसरा काम ये रहता है दोस्तों, भारत की सिंचित निधि के साथ साथ केंद्र सरकार की जो लोकलेखा निधि भी होती है, जैसे सिंचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिकता निधि का निर्माण, 3 प्रकार की निधियाँ होती है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंस के तौर पे, लोकलेखा और सिंचित निधि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के अंदर भी क्या है कि सेम, क्योंकि भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है तो केंद्र और राज्य स्तर पर सेम प्रकार के। तो भारत की सिंचित निधि और भारत की जो लोकलेखा निधि, ऐसे ही प्रत्येक राज्य की जो लोकलेखा निधि है और जो आकस्मिकता निधि है, उनसे भी जो भी व्यय खर्च वगैरह होता है उसकी लेखा परीक्षा की भी केक के माध्यम से की जाती है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। इसके अलावा जो ये देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उनके जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, उनसे उनके जितने भी जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, कोई टेंडर वगैरह निकालता है गवर्नमेंट वगैरह, जो पब्लिक फाइनेंस के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित सारे जो, और उनका जो 1 साल का जो भी लाभ हानि खाता है और ट्रेडिंग वगैरह है, सारी की सारी की जो लेखाओं की रिपोर्ट वगैरह है वो कौन करते हैं? सीएजी करते हैं दोस्तों। तो 3 चीज़ याद रखो, पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो यूटीज हैं उनकी सिंचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिकता निधि, उसके बाद में विभाग स्तर पे करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ये भी नियम वगैरह डिसाइड कर सकती है कि कोई सरकारी कंपनी वगैरह है, कोई पीएसयूज वगैरह है, कोई निगम वगैरह है या कोई निकाय है, उनकी भी क्या है कि जो भी प्राप्तियाँ और व्यय वगैरह है उनकी लेखाओं की परीक्षा का अधिकार करवा सकता है, ये भी सीएजी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में ये बता देता हूँ कि सीएजी का एक और प्रमुख काम है कि कोई भी कर वगैरह है, जैसे देखिए किसी कर अथवा शुल्क होता है उसकी शुद्ध आगम, जैसे मान लो केंद्र सरकार का इनकम टैक्स है और इनकम टैक्स से केंद्र सरकार को कितनी शुद्ध प्राप्ति हुई। शुद्ध प्राप्ति ये होगी कि उसको जो प्राप्त करने में, जब इनकम टैक्स वगैरह है उसको इकट्ठा करने के अंदर जो भी खर्च वगैरह निकलता है उसको घटा के शुद्ध प्राप्ति होती है। शुद्ध प्राप्ति का निर्धारण और जो प्रमाण पत्र है वो सीएजी के द्वारा ही दिया जाता है और उनका जो प्रमाण पत्र होता है, उनके आंकड़े ऑफिशियल होते हैं कि भाई इनकम टैक्स से एक केंद्र सरकार को इतनी प्राप्ति हुई, तो वो एकदम ऑफिशियल प्रमाण पत्र जारी करते हैं और वो अंतिम रहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लास्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों, सीएजी के द्वारा भारत के जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट सौंपी जाती है। इनके नाम याद कर लो दोस्तों, एक विनियोग लेखा से जुड़ी हुई, दूसरी वित्त लेखा से जुड़ी है और तीसरी सार्वजनिक जो उपक्रम है उनकी लेखा परीक्षा। तो याद रखना दोस्तों, 3 रिपोर्ट हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के अंदर है और राज्यपाल वगैरह है, राज्य विधानसभा है, उनको भेजी जाती है। और एक बात और भी याद रख लेना दोस्तों, जो संसद की जो प्रमुख समिति है, लोक लेखा समिति है, उनके मित्र, उनके दार्शनिक तौर पे भी ये काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीएजी के बारे में था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, विश्व बैंक का जो स्टार प्रोजेक्ट है
उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अभी सुर्खियों के अंदर इसलिए इसके जो प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है उसके बाद में उनकी प्रदर्शन की समीक्षा की गई कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। सबसे पहले दोस्तों अपन स्टार प्रोजेक्ट है उसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। फुल फॉर्म दोबारा सुन लो दोस्तों। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, ये स्टार प्रोजेक्ट है, उसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ये केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो विश्व बैंक की मदद से शुरू की गई थी। याद रखना दोस्तों। तीसरी बात ये याद रखनी है कि ये पूरे भारत के अंदर नहीं चल रहा, ये केवल 6 राज्यों के अंदर। नाम याद रखने जरूरी नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप ये याद रखना कि ये पूरे देश के अंदर नहीं चल रहा प्रोजेक्ट। विश्व बैंक की मदद से केवल 6 ही राज्यों के अंदर स्कूली जो शिक्षा रहती है उसकी गुणवत्ता के अंदर सुधार करना, और जो शासन संबंधित है, जो शिक्षा से संबंधित जो भी शासन वगैरह है, जैसे स्टेट के जो बोर्ड वगैरह हैं, केंद्र के अंदर भी जैसे NCERT वगैरह आ रही है होगी, तो उनमें सुधार करना। और जो स्कूली शिक्षा है स्कूली स्तर पे उनके मान लो छात्र वगैरह हैं, उनका आंकलन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए एक मापदंड वगैरह तय करना, ये स्टार प्रोजेक्ट की मदद से चल रहा है दोस्तों। ये चीज़ याद रखें। अब 6 जो राज्य मैं बता देता हूँ दोस्तों। अब केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये 6 राज्य हैं दोस्तों जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इस परियोजना से दोस्तों 1.5 मिलियन स्कूलों में 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन छात्र फायदे के अंदर इस परियोजना के माध्यम से इतने जो शिक्षक हो गए और छात्रों को लाभान्वित कर रही है ये योजना। ठीक है दोस्तों। अब नॉर्मल सी बात है कि एक तो फुल फॉर्म याद कर लो, एक ये क्यों चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, और कितने राज्यों के अंदर चलाई जा रही है, बस इतना आप याद कर लेना दोस्तों। अब परख के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। परख की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाम के अंदर ही दोस्तों इनका काम लिखा हुआ है कि इनका काम क्या है। परख एक दोस्तों राष्ट्रीय आंकलन केंद्र है जो विश्व बैंक का जो प्रोजेक्ट है, तो आंकलन करने के लिए अभी प्रदर्शन की बैठक हुई, इसलिए परख का नाम है, क्योंकि इनका काम ये है कि जो भी प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया गया था उसका असेसमेंट करना, वो परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है उसका रिव्यू करना, उसको एनालाइज करना। नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कोई परियोजना वगैरह चल रही है उसका इम्पैक्ट वगैरह छात्रों और शिक्षकों पर क्या पड़ा, उनकी मतलब एक तरह से ये छात्रों का आंकलन वगैरह करते हैं, उनके मानदंड वगैरह हैं सेट वगैरह करके क्या कि आंकलन के तौर पर परख का काम है दोस्तों। देश के सभी स्कूली बोर्ड के लिए छात्र आंकलन और मूल्यांकन मानकों को भी निर्धारित करने का काम परख के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान के अंदर व्यवस्था ये है दोस्तों, जो राज्यों के अपने खुद के जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो विद्यालयों वगैरह के लिए देश के जो भी जो विद्यालय हैं राज्यों के अंदर, उनका खुद का जो स्टेट बोर्ड है वो ही छात्रों को आंकलन करने के लिए मानदंड वगैरह डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी परख के आने के बाद में ये देश के जितने भी स्कूली बोर्ड हैं उनके लिए ये डिसाइड करेगा कि छात्रों का जो मूल्यांकन करना है उनके मापदंड क्या होंगे। आप इस तरह से आंकलन कीजिए, ये टेस्ट पेपर लीजिए, इस टेस्ट पेपर के अंदर ये सब्जेक्ट वगैरह डाल डूल के आप सारा का सारा आंकलन वगैरह इस तरह आप करना है, कितनी बार करना है साल के अंदर, ये सारा कुछ ये परख वगैरह डिसाइड करेगा दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। अब अगली एक योजना बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो इस योजना का नाम है विशिष्ट भूखंड पहचान योजना। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा इसका मुख्य काम दोस्त विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, नाम से पता चला है दोस्तों कि देश का जो प्रत्येक भूखंड है, देश का जितने भी भूमि वगैरह है, ठीक है, उनको एक 14 संख्या की एक पहचान संख्या प्रदान करनी। देश की प्रत्येक भूखंड को एक पहचान संख्या इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। वो जैसे आपने क्या कि आधार संख्या अपनी पहचान संख्या के तौर पे काम करती है, वैसे ज़मीन की आधार संख्या के तौर पे विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या दी जा रही है जो 14 डिजिट की होगी। ठीक है दोस्तों। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जो योजना वगैरह आई है आप, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों एक जानकारी के स्रोत के तौर पे काम करेगा। जैसे अपना आधार कार्ड क्या कर रहा है, जब भी
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह गवर्नमेंट को एक साथ दी हुई है, तो एक पहचान संख्या के तौर पे काम करता है। वैसे ही ज़मीन की भी पहचान संख्या के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा दूसरा काम दोस्तों ये है कि भू स्वामित्व से, क्योंकि भूमि से जुड़े हुए बहुत सारे स्वामित्व के निर्धारण से संबंधित बहुत सारे विवाद वगैरह होते हैं, तो उनमें आसानी वगैरह रहेगी। जो भी धोखाधड़ी के, भूमि से संबंधित जो भी धोखाधड़ी के मामले, यदि पहचान संख्या वगैरह प्रत्येक की डाटा वगैरह गवर्नमेंट के पास में रहेगा, तो भू स्वामित्व से संबंधित जो मामले वगैरह हैं वो अपराध वगैरह के अंदर भी कमी आएगी दोस्तों। इसके अलावा तीसरा काम ये है कि आसानी से सरकारी भूमि की भी पहचान हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट ज़मीन वगैरह है, उनकी कोई पहचान संख्या वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं रहती, और बहुत सारे अवैध कब्जे वगैरह भी हैं। तो सरकारी भूमि है, उनको भी पहचान संख्या दी जाएगी ताकि आसानी से पहचानी जा सके। इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि जब पहचान संख्या वगैरह जारी कर दोगे तो भूमि लेन देन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि भूमि के लेन देन के अंदर बहुत सारे कागजी कार्रवाइयाँ वगैरह रहती हैं, बहुत सारे कागज़ वगैरह चाहिए। अब यदि इंटीग्रेटेड पहचान संख्या, एक संख्या मिल जाएगी प्रत्येक भूमि को, तो भूमि का जो लेन देन है वो आसानी रहेगी। और इसके अलावा लास्ट में फ़ायदा ये रहेगा कि पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये योजना थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है दोस्तों, आप याद रखना। इसके अलावा एक वन लाइनर करंट के तौर पे याद कर लो दोस्तों, ये 3 से 4 जो आपको वन लाइनर जो द हिंदू के अंदर था, कि एक प्रवाल द्वीप है, मालदीव की है, अद्दू अटोल, अद्दू प्राइड प्रवाल द्वीप मालदीव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। इसके अलावा वेनियार समुदाय के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, ये तमिलनाडु का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है। तमिलनाडु की वनियार समुदाय, एक वनियार आंदोलन भी चल रहा है, ये आरक्षण को लेके, ठीक है, आंदोलन लगातार कर रहे हैं। न्यूज़ के अंदर ये है इसलिए है दोस्तों कि जो जय भीम मूवी है, आप देखना दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी है, सच्ची घटना पे आधारित मूवी है दोस्तों। तो उनके प्रोडक्शन हाउस पे इस कम्युनिटी ने आरोप लगाया कि आपने हमारी इमेज है उसको डेरोगेट किया, आपने नीचा दिखाया। तो प्रोडक्शन हाउस सर इसको लेके मुद्दा चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा बीआरओ के द्वारा दोस्तों एक सड़क का निर्माण किया गया है, जो इसलिए दरा महत्वपूर्ण, लद्दाख का उमलिंगा ला दरा है दोस्तों, आप पढ़ लेना, मेरे से ढंग से उच्चारण नहीं हुआ। ठीक है, ये स्क्रीन पर देख सकते हो क्योंकि परीक्षा वगैरह के अंदर दरे वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर, तो ये दरा वगैरह न्यूज़ के अंदर था दोस्तों, तो मतलब मैंने आपको डाल दिया। अब एक महत्वपूर्ण न्यूज़ दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है WTO, विश्व पर्यटन संघ, उसके द्वारा तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव है, पोंचमपल्ली गांव है, उसको संयुक्त राष्ट्र विशेष विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना का एक गांव है, गांव का नाम दोस्तों पोंचमपल्ली है। किसके द्वारा दिया गया? UNWTO के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब पोंचमपल्ली के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। एक न्यूज़ ये भी याद रखना दोस्तों कि अभी पीछे जो यूनेस्को की जो बैठक हुई थी, वर्ल्ड हेरिटेज, तो जो तेलंगाना का ये जो रुद्रेश्वर मंदिर है, ये तेलंगाना की न्यूज़ है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कल्चर की न्यूज़ एक और है, जो पीछे महीने भर पहले यूनेस्को के द्वारा रुद्रेश्वर जो मंदिर है तेलंगाना का, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे पहचान दी गई थी। ठीक है, तो शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के तौर पे। अब पोंचमपल्ली के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, ये जो तेलंगाना है उसका नलगोंडा के एक ज़िला है, उसका कस्बा है दोस्तों। अक्सर ये उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत की सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। पोंचमपल्ली तेलंगाना के अंदर नलगोंडा ज़िले का एक कस्बा है दोस्तों। वो जो उत्कृष्ट साड़ी वगैरह होती है उसके निर्माण की वजह से भारत की सिल्क सिटी के तौर पे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इसके अलावा आगे ये जो सिल्क जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो इक्कत नामक एक अनूठी शैली रहती है, उसके माध्यम से, इक्कत याद रखना दोस्तों, इक्कत जो शैली है दोस्तों, इक्कत शैली नामक एक अनूठी शैली है, उसके द्वारा उत्कृष्ट साड़ियाँ बनाई जाती है और भारत की सिल्क सिटी के तौर पे जाना जाता है, आप याद रखना। और इससे संबंधित एक है जो पोंचमपल्ली इक्कत शैली है, जो शैली है उसको 2004 के अंदर भौगोलिक संकेतक GI टैग वगैरह दिया गया है। पोंचमपल्ली भारत की सिल्क सिटी के तौर पे जाना जाता है, सिल्क की साड़ियाँ बनाता है, और वो भी एक इक्कत नामक अनूठी शैली के माध्यम से। और पोंचमपल्ली इक्कत जो शैली है उसको 2004 के अंदर भौगोलिक संकेतक रूप में GI टैग वगैरह भी दोस्तों मिला था, आप ये चीज़ याद रखना दोस्तों।
अब अगली न्यूज़ दोस्तों, करतारपुरा जो साहिब कॉरिडोर है वो वापस रीओपन हुआ है 2 सालों से, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन गुरु नानक देव के बारे में अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों। गुरु नानक देव जी का जन्म दोस्तों 1669 के अंदर लाहौर के पास एक तलवंडी राय हुए गांव का उसके अंदर हुआ था। गुरु नानक देव का जो जन्म है दोस्तों 1469 के अंदर लाहौर के पास तलवंडी गांव है, वहाँ पे हुआ था दोस्तों। और अब उसको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। जहाँ से क्या है कि इंडिया से कॉरिडोर स्टार्ट होकर पाकिस्तान में जाता है, वो ननकाना साहिब तक जाता है। और ननकाना साहिब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान था। ठीक है दोस्तों, जन्म कब हुआ ये चीज़ भी आप याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सिख धर्म के 10 गुरुओं में सबसे पहले थे और सिख धर्म की उन्होंने संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। और जो 10 गुरु थे, सिख गुरु थे, उनमें सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे दोस्तों। ये निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति के नहीं थे, निर्गुण भक्ति, ये भी आप दोस्तों याद रखना दोस्तों, निर्गुण भगत थे। इसके अलावा उन्होंने, जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने समानता और जो भाईचारा आधारित समाज को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था कि हिंदू मुस्लिम सभी क्या है कि मिलजुल के रहे। उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान की आवश्यकता पर भी जोर दिया था, क्योंकि दोस्तों लैंगिक समानता के लिए गुरु नानक देव जी ने बहुत विशिष्ट योगदान दिया था, ताकि महिलाओं को क्या है कि सम्मान वगैरह मिले। ये गुरुदेव नानक जी की बात थी दोस्तों। अगली स्लाइड में दोस्तों लास्ट ये टॉपिक है सीबीआई की स्वायत्तता से बारे में बात कर लेते हैं। सुर्खियों के अंदर इसलिए दोस्तों कि केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला, एक हलनामा रखा है कि ये सरकार के नियंत्रण के अंदर नहीं है, ये एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, सरकार का कोई भी रोल वगैरह नहीं है। लेकिन आपको ही पता है दोस्तों कि सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर बहुत सारे सवाल वगैरह सरकार पे उठते हैं कि इस जो संगठन है, केंद्रीय जांच एजेंसी है, इसका राजनीतिकरण हो गया, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा विद्यमान है। और ये एक बंद पिंजरे का जो तोता होता है उसका टैग सीबीआई को मिला हुआ है। तो एक जजमेंट आया था दोस्तों 1997 के अंदर, ये याद रख लेना, जो सीबीआई की स्वायत्तता से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। विनीत नारायण बनाम भारत संघ, कहीं कोर्ट वगैरह करो आप जब भी मेंस वगैरह के अंदर, तो ये आप जजमेंट याद रखना सुप्रीम कोर्ट का 1997 में विनीत नारायण बनाम भारत संघ, सीबीआई की स्वायत्तता से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों एक्ट था। अब आपको एक थोड़ा सा मैं एनालाइज के तौर पे बताऊं कि सीबीआई के अंदर स्वायत्तता से संबंधित क्या समस्या है। आपको पता है कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है, कैसे काम करती है। आपको आरोप भी पता है कि अभी पश्चिम बंगाल के सरकार के साथ क्या चल रहा है, और तो क्यों इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो सीबीआई है उसको इस तरह की चुनौतियों, जो स्वायत्तता से संबंधित चुनौतियाँ है क्या, तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों कि ये एजेंसी है अपने जो भी स्टाफ वगैरह है उसके लिए, उनकी भर्ती के लिए गृह मंत्रालय पर निर्भर है। अपने जितने भी सीबीआई के स्टाफ वगैरह हैं उनकी सारों की जो भर्ती है उसके लिए ये गृह मंत्रालय पर निर्भर है। और इसके जितने भी क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर रहते हैं, जितने भी जांचकर्ता वगैरह सीबीआई अधिकारी रहते हैं, वो सारे के सारे इंडियन जो पुलिस सर्विस है, आईपीएस वगैरह होते हैं। तो ये उसकी वजह से भी कि इनकी स्वायत्तता वगैरह प्रभावित होती है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये एजेंसी जब अपना पक्ष वगैरह रखना होता है कोर्ट के अंदर, तो सरकारी वकीलों पर निर्भर रहती है। और सरकारी वकीलों के लिए दोस्तों इसको कानून मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से भी इसको क्या है कि एक तरह से जो रहती है ना कि कार्यात्मक तौर पे भी इसको स्वायत्तता वगैरह नहीं मिली हुई है। इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि जब मान लो डेपुटेशन पे, क्योंकि आपको पता है कि सीबीआई के अंदर जितने भी अधिकारी वगैरह हैं सारे डेपुटेशन पे जाते हैं, जितने भी आईपीएस वगैरह हैं, जितने भी ये सारे के सारे डेपुटेशन पे तैनात होते हैं। इसकी वजह से भी क्या है कि इनकी जो भविष्य की जो पोस्टिंग वगैरह रहती है, कोई भी अधिकारी वगैरह जब डेपुटेशन पे जाता है तो उसको आगे की भी चिंता रहती है। और जो आगे की जितनी भी नियुक्तियाँ वगैरह है वो केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। उसकी वजह से भी सीबीआई की जो काम करने की जो शैली है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रभावित होती है। और ये भी आपको पता है कि एक स्वायत्तता का और इश्यू है कि केंद्र सरकार जब भी एक कोई भी मामला वगैरह रहता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यों के अंदर जितने भी कोई मामले वगैरह हैं
उनकी जांच करने के लिए इसको राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता पड़ती है, कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है कि जब तक राज्य सरकार क्या है कि अनुमति नहीं देती तब तक वो राज्य से संबंधित मामले, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं वो भी उसके लिए भी राज्य सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। और ये लगातार इशू वगैरह जो कंसेंट है बहुत सारे राज्यों ने क्या है कि वापस भी ले लिया है सीबीआई की स्वायत्तता, क्योंकि इनकी काम करने की शैली की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर आपस में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 से 5 कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से सीबीआई की स्वायत्तता वगैरह प्रभावित हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर्स इतना ही था दोस्तों, और सभी को धन्यवाद दोस्तों।